हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। इसी सुविचार के साथ सभी को शुभ संध्या। मैं निकिता रिडवानिया राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आप सभी अतिथियों का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, बल्कि ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। ये सदियों से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यता को परिभाषित करता है। हिंदी वेद पुराणों के साथ साथ भारत को विश्व स्तर पर भी गौरवान्वित कर रही है। हिंदी भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इसकी महत्ता पर प्रकाश डालने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की इकाई यह सत्र आयोजित कर रही है, जिसका विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की प्रासंगिकता। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इस विषय पर अपने विचारों तथा उत्कृष्ट भावों को साझा करने के लिए आज हमारे बीच महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा, हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर श्रीधरम जी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर अवनीश प्रताप सिंह उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं इन सभी वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अवनीश प्रताप सिंह को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद निकिता। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर श्री ज्ञानतोष कुमार झा सर, आप सर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमें आपको सुनने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। सर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे हिंदी विभाग से संबंध हमारे ईश मित्र सहकर्मी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधरम जी, सर हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत छोटे अंतराल पर हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स सभी छात्र उपस्थित वेबिनार में आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी देशवासियों को इस पर गर्व है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है हमारे पास में और मैक्सिमम वर्क आज की डेट में इंग्लिश में हो रहा है और हमारे देश में कई छात्रों के मन में हीन भावना भी हो जाती है हिंदी को बोलने को लेकर सभी के साथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए हमारे साथ में दो स्पीकर हैं और हम सर आप दोनों के आभारी हैं और हमें आज आपको फिर से सुनने का मौका मिलेगा और कुछ नया प्राप्त करेंगे। अब हमारे सभी एनएस वॉलंटियर्स काफी उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए, इसलिए मैं आपके और सभी छात्रों के बीच का ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर श्री ज्ञानतोष कुमार झा को आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद अवनीश जी। सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस की हम सबको बधाई। इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक डॉक्टर अवनीश प्रताप सिंह राजपूत, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनीता तुली, डॉक्टर श्रीधरम, अन्य सहयोगी मित्र और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। जो विषय है आज के इस वेबिनार का, जिस पर आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की प्रासंगिकता। मैं विषय से ही इसकी शुरुआत करूंगा कि इस विषय से मुझे ऐसा प्रतीत होता है विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी की व्यापकता, हिंदी के प्रसार, हिंदी की वैश्विकता, हिंदी की सार्वभौमिकता, हिंदी के वैश्वीकरण वगैरह वगैरह बहुत सारे
वाकयात हैं जिसकी चर्चा की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं विषय पर कि आज के संदर्भ में हिंदी की प्रासंगिकता, जैसे कि आज के संदर्भ में हिंदी कहीं अप्रासंगिक है और इसको हम प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने चूंकि विषय का चयन आप ही लोगों का था, उससे आपने विषय पूछा भी नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, जो विषय है मैं उस पर बात करूंगा। मैं शुरू वहीं से करना चाहता हूँ और मैं बार बार एक वाकया, जब इस तरह की बात होती है हिंदी को लेकर के, एक वाकया मैं सुनाता हूँ कि जब मैं प्रथम वर्ष का विद्यार्थी था सन 1985 में और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में, तो वहाँ हमारे हिंदी विभाग से एक संगोष्ठी रखी गई थी, हिंदी के छात्रों का भविष्य। अब इस विषय को लेकर के मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होने के बावजूद मैंने विषय पे वहाँ सवाल खड़े किए थे कि जैसे कि भविष्य अंधकारमय है, तो अब भविष्य की हम तलाश कर रहे हैं, वैसे ही ये विषय हिंदी भारत के संदर्भ में ही नहीं, विश्व के संदर्भ में प्रासंगिक है और किन किन अर्थों में कैसे प्रासंगिक है, मैं उस पर बात करूं। विश्व की सबसे जो बोली जाने वाली विश्व के जो लोग हैं उसमें चौथे नंबर पे हिंदी है, जो सबसे अधिक लोग बोलते हैं पूरे विश्व में। लगभग 13 देशों में हिंदी बोली जाती है और निश्चित रूप से हिंदी वहीं बोली जाती है या समझी जाती है या संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है जहाँ की जो भारत के लोग हैं, जिनका कहीं ना कहीं मूल रूप से संबंध भारत से है, और जो अप्रवासी भारतीय हैं, जैसे आप सबको पता है कि जब हम गुलाम थे या अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय भी कई सारे लोग हमारे लोग यहाँ से गए और जाकर के दूसरे देशों में बसे। वैसे देश भी हैं जहाँ अप्रवासी भारतीय रहते हैं, तो वहाँ वो शासन में भी है, राजनीति में भी है, और वहाँ की भाषा, वहाँ की राजकाज की भी भाषा हिंदी है और ऐसे संपर्क की भाषा भी हिंदी है। और बाकी विश्व के शहरों में भी जहाँ भारतीय हैं वहाँ हिंदी बोली जाती है। तो आज की तारीख में ये है स्थिति कि चौथे नंबर पे हिंदी बोली जाती है। और सबसे पहले आप सबको पता है शायद कि ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत आज ही के दिन 1975 में नागपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो उसी के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, इसको हम मनाते हैं। और दूसरी बात कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में अपना वक्तव्य दिया था और हिंदी में जब व्याख्यान दिया था उन्होंने, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी गर्भोक्ति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने के प्रयास हुए। अब बहरहाल मैं जो बात अवनीश जी कर रहे थे, मैं बहरहाल थोड़ा सा उस पे आऊंगा और फिर इसके हालात पे चर्चा करूंगा कि हिंदी आज है कहाँ, हिंदी कहाँ खड़ी है, हिंदी दौड़ रही है, हिंदी भाग रही है, हिंदी चल रही है, हिंदी बाजार की भाषा है, संपर्क की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, राजकाज की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है या वैश्विक भाषा है, हिंदी कहाँ है, उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा अवनीश जी ने जो बातें कही थी कि एक इन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं एक हीन ग्रंथि। मैं रात एक प्रोग्राम सुन रहा था किसी का, और ये विश्व हिंदी दिवस को लेकर के ही वो प्रोग्राम था। तो उसमें सिंगापुर यूनिवर्सिटी की में जो हमारी भारतीय हैं वो इस पे बोल रही थी। तो वो कह रही थी कि बाहर में अब हम लोग हिंदी दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी की शपथें खाते हैं, हिंदी की बातें करते हैं, हिंदी को बहुत बड़ा करना है, विस्तारित करना है, संपर्क की भाषा बनाना है, जन की भाषा बनाना है, इसकी बात करते हैं। लेकिन फिर जो तथाकथित संभ्रांत समाज है उसके बीच जाते हैं
तो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज मी और प्लीज और यस नो और वगैरह वगैरह जो अंग्रेजी के शब्द हैं बहुतायत रूप से हमारे बोलचाल की भाषा में आ ही जाते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप हीन ग्रंथि की बात कर रहे थे वहाँ हिंदी पिछड़ती नजर आ रही है। तो ये हीन ग्रंथि क्यों है? इसका मूल कारण ये है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदी संपर्क की भाषा के रूप में बहुत विस्तृत हो चुकी है। हिंदी बाजार की भाषा के रूप में ही बहुत विस्तृत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ज्ञान और विज्ञान की भाषा के रूप में उस तरह से विकसित नहीं हुई जिस तरह से कि इसका विकास होना चाहिए था। ये हीन ग्रंथि इसीलिए है क्योंकि विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा के रूप में अभी भी नहीं है। मैं इस मामले में मैं इस बात की सराहना करूंगा कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और जो प्रारूप लागू किया है, और उसमें भारत की भाषाओं के प्रति जो एक प्रतिबद्धता है, जो मातृभाषाओं को लेकर के और भारत की भाषाओं को लेकर के, और वहाँ ये भी बात है कि भारत की भाषाओं में जो तकनीकी शिक्षा है और जो विज्ञान की शिक्षा है उसका विकास किया जाए, उसका संवर्धन हो और उसमें पढ़ने पढ़ाने की पद्धति का विकास हो। तो अगर ऐसा होता है और ऐसा हो सका तो निश्चित रूप से हिंदी को और समृद्ध होने और जो ये हीन ग्रंथि है और जो प्रासंगिकता का सवाल है, ये सारे सवाल फीके पड़ जाएंगे या हट जाएंगे। क्योंकि जो दूसरे देशों की भाषाएं हैं, जैसे चीन की भाषा है या जापान की भाषा है, तो वहाँ विज्ञान की और तकनीक की भाषा भी उन्हीं की भाषा में वो सब पढ़ाया जाता है और वो ज्ञान का और विज्ञान की भाषा है। तो इस तरह से उनके साथ वो दिक्कत नहीं है। लेकिन त्रिभाषा फार्मूला के चलते या हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह से रही या अंग्रेजी हुकूमत में जिस तरह से शिक्षा पद्धति का विकास हुआ, कहीं ना कहीं जो हमारी भारत की भाषाएं थी या हमारी हिंदी का जिस तरह से विकास हुआ, उसमें ज्ञान और विज्ञान और तकनीक की भाषा से इसको दूर रखा गया। और जब कभी भी इस तरह की वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी की शब्दावली का विकास किया गया, उस शब्दावलियों को विकसित किया गया, तो वो इतने दुरूह और रूढ़ रहे कि वो आम जन की पहुंच से बाहर हो गए और आम जन उसको समझ नहीं सका। फिर हुआ क्या? हुआ यूं कि अंग्रेजी के शब्द बहुतायत रूप से वैसे ही कि वैसे चलते रहे। चाहे अगर कोई विद्यार्थी हिंदी में भी पढ़ता है तो उसको तकनीकी शब्दावलियों के लिए अंग्रेजी के शब्दों तक जाना ही पड़ता है। मैं कोई अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ और न मैं अंग्रेजी से मेरा कोई विरोध है। मैं अंग्रेजी में काम करता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, वो मेरा एक अलग फील्ड है, अलग एक कार्य क्षेत्र है, वहां उसकी आवश्यकता है। लेकिन ये हिंदी की जो स्थिति है वो इसलिए ऐसी स्थिति है कि कहीं ना कहीं ये एक कमी है और इस कमी को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। अब AICTE ने जो तकनीकी शिक्षा की जो नियामक संस्था है उसने तय किया है कि बहुत हिंदी में या भारतीय भाषाओं में जो इंजीनियरिंग की जो बीटेक की पढ़ाई है वो कराई जाएगी। तो इस तरह की स्थितियां बदल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इससे जरूर स्थिति में बदलाव आएगा और ज्ञान विज्ञान की भाषा भी हिंदी बनेगी। श्रीधरम जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि एक पारिभाषिक शब्दावली का जो कोश बन रहा था केंद्रीय हिंदी निदेशालय से, उससे वो जुड़े हुए थे और उसमें बहुत सारे ज्ञान विज्ञान को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, भूगोल को लेकर, बहुत सारे विषयों को लेकर के शब्दावलियां और उसमें जो सामग्री विकसित की गई है, तो उससे भी मुझे लगता है कि इससे विकास होगा। तो पहली बात जो मैं कहना और बताना ये चाहता था कि कोई भी भाषा समाज के साथ ही वो जुड़ी होती है। भाषा कहीं बाहर से निकल करके नहीं आती है। आज भारत की लगभग आधी आबादी हिंदी बोलती और समझती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सब जगह हिंदी संपर्क की भाषा है। एक जमाने में दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता था और हिंदी बोलने पर लोग वहां जवाब हिंदी में नहीं देते थे, लेकिन अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। तो समय के साथ हिंदी व्यापक हुई है,
हिंदी का दायरा बढ़ा है, हिंदी का प्रसार हुआ है, हिंदी की व्यापकता प्रदेश देश के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बड़ी है। लेकिन अगर वो ज्ञान विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में भी अपना विकास करती है तो निश्चित रूप से उसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी। तो वो बच्चे, मैं एक बात मानता हूं, देखो इसमें विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं कि कोई भी भाषा अगर आपको उसमें अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, आपकी भाषा पर जिस भी भाषा का आप प्रयोग करते हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, अगर आप अपने आप को ठीक से उसमें व्यक्त कर पा रहे हो, अपनी बात ठीक से कह पा रहे हो, तो निश्चित रूप से उस भाषा पर आपका अधिकार है। और अगर उस स्थिति में हो तो अपनी बात को उसी भाषा में रखना चाहिए ताकि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ सके। जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो अपने आप को अभिव्यक्ति कौशल जिसको कहते हैं, तो अभिव्यक्ति कौशल आप उसी भाषा में ठीक से कर सकते हैं जो आपकी अपनी मातृभाषा है या जो आपकी अपनी भाषा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, मैं अगर ज्ञान विज्ञान और तकनीक की भाषा बन जाए, जो बिल्कुल ही ऐसे क्षेत्र से आते हैं, हमारे महाविद्यालय में भी ऐसे विद्यार्थी हैं। जब मैं प्लेसमेंट के लिए जब कंपनियां आती हैं और जब फर्राटेदार उनको कम्युनिकेट करना होता है अंग्रेजी में, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है और उनके लिए समस्या होती है। लेकिन अगर उनके लिए अवसर हिंदी में उपस्थित हो या अभी क्या स्थिति है कि अभी अमूमन जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, वहां न तो विद्यार्थी जो 12वीं करके आ रहा है, न तो उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, न हिंदी बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका अभिव्यक्ति कौशल है, वही बेहतर नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान की भाषा हो, आप उसमें अपने आप को व्यक्त कर सकें, आप उस भाषा से जोड़ करके अपने आप को सीख सकें और उसी भाषा में खुद को व्यक्त कर सकें ठीक से। अगर ऐसी स्थिति आपके लिए अनुकूल होती है तो निश्चित रूप से वे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से ही पढ़ के आते हैं या वो केवल उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा स्कूल से लेकर के 12वीं तक हिंदी माध्यम में हुई है, तो उनके लिए थोड़ा और अनुकूल अवसर मिलेगा। अब 12वीं तक अगर वो हिंदी में पढ़ के आए और ग्रेजुएशन में आकर के वो साइंस लेते हैं, विज्ञान लेते हैं या कोई तकनीकी विषय पढ़ने जाते हैं और वहां बिल्कुल अंग्रेजी में उनको पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए वो सब कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी मेधा में, उनके मेरिट में, उनके टैलेंट में कोई कमी है, नहीं, उनके पास मेधा, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके वो सब उनमें भी उतना ही है जितना बाकी विद्यार्थी में है। लेकिन कहीं नहीं, भाषिक जो विज्ञान की भाषा है या ज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में अगर हम हिंदी का विकास नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वहां उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। कहीं ना कहीं वो उस ज्ञान से कुछ दिन के लिए वंचित होते हैं। उनको एक अतिरिक्त काम उसके साथ मिल जाता है कि वो अब साथ में दूसरी भाषा पर भी अपना अधिकार प्राप्त करते हैं ताकि वहां वो विज्ञान में और तकनीक में पिछड़ न जाएं। इसके लिए एक अतिरिक्त काम उनके साथ जुड़ जाता है और वो होता है कि एक और भाषा वो सीखें, उसमें अधिकार प्राप्त करें, उसमें अपनी अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाएं, तभी वो उस विषय में पारंगत हो पाते हैं। तो ये चीजें हैं, इसको भी कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, तो अगर इसको हम करें, हम विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी को लेकर के बात कर रहे हैं, हिंदी की प्रयोजनीयता को लेकर के बात कर रहे हैं, हिंदी की उपयोगिता को लेकर के बात कर रहे हैं, हिंदी की बहुलता को लेकर के बात कर रहे हैं, हिंदी की सामाजिकता वैश्विकता को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए यह एक क्षेत्र है जिस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरी बात कि अब मैं थोड़ा सा मैं सकारात्मक पक्ष पे आता हूं जिससे आप सबके चेहरे खिलेंगे कि किस तरह से हिंदी का दायरा बढ़ा है। देखो, मैं चूंकि कॉलेज के विद्यार्थी हैं और फिल्म और विज्ञापन को भली भांति आप सब समझते हैं, तो मैं पहले वहीं से शुरू करता हूं। देखो, हिंदी के दायरा को बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हिंदी फिल्मों का भी है, और जिसको आप लोग बॉलीवुड कहते हो या हिंदी फिल्म कहो, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे लोग हिंदी सीखते हैं या हिंदी
का जो प्रसार हुआ है, चाहे वो दक्षिण में हुआ हो, चाहे दूसरे देशों में भी हुआ हो, तो बहुचर्चित और लोकप्रिय फिल्मों के कारण भी हुआ है। इसको भी समझने की हमें आवश्यकता है। तो और तीसरी बात, जो बाजार है, बाजार को भी आपको समझने की आवश्यकता है कि कैसे बाजार ने हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो उपयोगिता है और जो उत्पाद है, उत्पादों को आम जन तक ले जाने के लिए किस तरह से हिंदी का प्रयोग हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि आप सब जानते हैं कि पेप्सी या कोका कोला या थम्स अप, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। पता है आपको, जो शीतल पेय बनाती हैं और उसको बेचती हैं। लेकिन कभी उनके जो स्लोगन है, टैगलाइन है, जो उनके विज्ञापन का, आपने उसको देखा ही होगा, ठंडा मतलब कोका कोला, दिल मांगे मोर, पेप्सी को लेकर के। तो इस तरह के जो लाइन है वो क्यों हिंदी में है? क्यों नहीं वो इतनी बड़ी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनी, बाहर की कंपनी है, वो क्यों हिंदी का इस्तेमाल कर रही है? क्यों क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल कर रही है? क्यों वो पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, कन्नड़ में, उड़िया में, बंगाली में, भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में और हिंदी में अपने विज्ञापन कर रही है? क्योंकि उसको अपने उत्पाद को आम जन तक ले जाना है। तो ये जो बाजार की व्यापकता है, बाजार ने भी हिंदी को बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। और मैं बच्चों अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से एक बार जब मैं इस कॉलेज में प्लेसमेंट का इंचार्ज था, और प्लेसमेंट इंचार्ज होने के नाते मेरी एक बड़ी चिंता थी कि मैं कुछ इस तरह की कंपनियों को कॉलेज में बुलाऊं जिसमें कि बिल्कुल जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के द्वारा उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। लेकिन जब वो बुलाया, हमने उस तरह की कंपनी बुलाई, तो हमने ये देखा जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो हीन ग्रंथि की बात अवनीश जी कह रहे थे वो था। कहीं ना कहीं वो अपना परिचय भी ठीक से नहीं बना पा रहे थे। जो उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, जिस तरह से अभिव्यक्ति कौशल होना चाहिए, उसकी कमी थी। तो आपके भीतर, चाहे आप कोई किसी भी भाषा को बोलते हो, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हो, किसी भी भाषा की बात करें, आप में जो बोलने का या अभिव्यक्ति का जो कौशल है वो सशक्त होना चाहिए। आप अपने आप को ठीक से रख सकें, अपने आप को, अपने विचारों को प्रवाहित कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। आप जब ये करने में सक्षम होंगे तभी वो भाषा भी मजबूत होती है और उसके बोलने वाले भी मजबूत होते हैं, उनमें एक आत्मविश्वास रहता है, वो हीन ग्रंथि नहीं रहती है। तो दो बात, नंबर एक कि बाजार ने अवसर उत्पन्न कराया हमारी भाषा के विकास का, और उससे रोजगार का भी सृजन होता है, भाषा का दायरा भी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं ये एक संख्या की ताकत है, जो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या है, उसकी ताकत है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पादों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी के विज्ञापन, हिंदी के गानों या हिंदी के स्लोगन या नारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह उनकी आवश्यकता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका वो प्रोडक्ट, उनका वो उत्पाद आम जन तक पहुंच नहीं पाएगा। ये भी बात है। तीसरी बात, जो वैश्विक स्तर पर जो एक ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है, जो पूरा विश्व एक गांव है, या जो वैश्वीकरण, आपको पता है अभी हम लोग कोरोना महामारी से निपट रहे हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी लहर आई,
जब ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में मिला तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ भारत में भी इस तरह से फैलेगा, और फैल रहा है। हम सब उससे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि विश्व में देशों की दूरियां घट गई हैं, संचार की व्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि कब आज व्यक्ति कहाँ है और कल कहाँ। आज एक विचार यहाँ उत्पन्न होता है, कल पूरे विश्व में वो आपको पता है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, संचार के माध्यमों के से प्रसारित हो जाता है। तो ये जो ताकत है, इस नजदीकी ने भी भाषा को प्रसारित किया है। रोजगार के अवसर, जब वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जैसे जैसे रोजगार के अवसर बाहर भी भारतीयों के लिए खुले, भारत की प्रतिभाएं, पहले तो एक समय था जब वो बेकार लोग और इस तरह के बेगारी करने के लिए लोग मजदूर यहाँ से ले जाए गए, उन्होंने उन द्वीपों में बसा दिया गया, उन्होंने उसको उर्वर देश बना दिया और वो अप्रवासी भारतीय हैं। अब जो स्किल्ड लोग हैं, जो कौशल युक्त हमारे जो प्रतिभाशील या प्रतिभावान युवा हैं और युवतियां हैं, वो रोजगार की तलाश में विभिन्न देशों में वो लोग गए हैं। तो उनके जाने से भी ये संचार और आपस में विचार विनिमय की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग हुआ। जब आप दूसरे देश में होते हैं, चाहे वो पश्चिम के देश में हो, और वहाँ भारतीय या एशियाई देशों के रूप रंग वाला कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, तो सबसे पहले आप उसको देख करके सुनना चाहते हैं, ये हिंदी बोलता है कि नहीं और हिंदी जानता है कि नहीं। वहां आप ये नहीं सोचते कि ये तमिल जानता है कि नहीं, ये तेलुगु जानता है कि नहीं, ये पंजाबी जानता है कि नहीं, या ये राजस्थानी या मैथिली और भोजपुरी जानता है कि नहीं। वहां पहले दिमाग में हिंदी ही आती है। तो भारत की पहचान के साथ हिंदी जुड़ी हुई है, संपृक्त है। भारत की राष्ट्रीयता के साथ हिंदी जुड़ी हुई है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता के साथ हिंदी जुड़ी हुई है। और इसीलिए जहां भारतीयता की पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहां हिंदी की पहचान है। तो वैश्विक दिवस के स्तर पे हमको हिंदी पर इस तरह से गर्व करना चाहिए, हमको हिंदी के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। और आर्थिक उदारीकरण से लेकर के वैश्वीकरण ने और खुले बाजार ने हमको ये अवसर प्रदान किया कि हिंदी का और हम विकास कर सके, और हिंदी का विकास हुआ। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था, और मैंने थोड़ा सा संकेत किया था, फिल्मों के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, वो भी हिंदी फिल्में देखते हैं। चाहे वो आपको बाहर के देशों में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो भी एक हिंदी की व्यापकता को और हिंदी के दायरा को बढ़ाने का जरिया है। इसके अलावा जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन में सरकारी प्रयास भी होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो गैर सरकारी संगठन है या जो ऐसे लोग हैं जो हिंदी को लेकर के सजग और सक्रिय हैं और हिंदी की सेवा करते हैं, हिंदी सेवी हैं, हिंदी के दायरा को बढ़ाते हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। अब मैं थोड़ी सी बात प्रासंगिकता के संदर्भ में कि आज के संदर्भ में, अब आज के संदर्भ में आज के युवा को, जो युवा वर्ग, जो विद्यार्थी है, जिसको नौकरी चाहिए, तो उसको हिंदी पढ़ के, हिंदी माध्यम से पढ़ के क्या मिलेगा, असली अब प्रासंगिकता का सवाल वहां खड़ा होता है। मैंने कहा कि अगर ज्ञान विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में इसका विकास हो तो उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात कि लेखन में आप हैं या आप शिक्षण में जाना चाहते हैं, तो हिंदी के माध्यम से लेखन, शिक्षण, पत्रकारिता, ये सब भी रास्ते हैं। फिल्मों के क्षेत्र में भी है, आप स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के बहुत सारा काम कर सकते हैं, ये भी रास्ते हैं। आप विज्ञापन की दुनिया में जा सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। ठीक है, तो ये तो रास्ते हैं। लेकिन इतनी तकनीक का विकास हो चुका है, संचार माध्यम का इतना विकास हो चुका है, हिंदी
हमारी देवनागरी लिपि और हमारी वर्णमालाएं और जो विभिन्न तरह की के जो सॉफ्टवेयर हैं, क्या उसके अनुकूल है कि आप हिंदी में काम करें तो आपको इसमें सहूलियत होगी? हैं, वो है, उस पर विस्तृत रूप से श्रीधरम जी आपसे बात करेंगे। वो सब हैं और आप उसके माध्यम से भी चाहें तो काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक हिंदी फिल्मों में पुराने समय में हिंदी के प्राध्यापक को एक हास और परिहास का प्रतीक बना करके जिस तरह से प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है, हिंदी अब वो नहीं है। हिंदी बाजार के साथ, हिंदी समय के साथ, हिंदी विज्ञान के साथ, हिंदी तकनीक के साथ, हिंदी विकास के साथ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित और विकसित करने के लिए हिंदी प्रतिबद्ध है। और हिंदी के लोग या हिंदी से जुड़े हुए और हिंदी में पढ़ने, पढ़ाने और लिखने वाले लोग उसके प्रति जागरूक हैं और काम कर रहे हैं। बदलना क्या है? बदलना है मानसिकता को, वो बहुत जरूरी है बदलना। अब मैं बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से, मैं बिल्कुल ही नहीं कहता कि आप अपने बोलचाल की भाषा में अगर अंग्रेजी का कोई शब्द आ रहा है तो आप न लें, नहीं लें, आप लें, लेकिन जहां हिंदी के शब्द उपलब्ध हैं वहां उसका आप प्रयोग तो कर सकते हो। हिंदी बोलने के क्रम में, हिंदी बोलने के क्रम में कोई जरूरी नहीं है कि सायास प्रयास करके अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। नहीं, आप क्षेत्रीय बोलियों के शब्द और भारत की भाषाओं के शब्दों को मिलाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, उससे एक अलग मिठास पैदा होती है। जहां जरूरी है वहां अंग्रेजी के भी शब्द भी ले सकते हैं। तो मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और हिंदी कोई कठिन, दुरूह और दुष्कर भाषा नहीं है। हिंदी एक आम बोलचाल की भाषा है, हमारे जीवन की जीवंत भाषा है। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा लोक, हमारा साहित्य, ये सब कुछ उसमें समाहित और सन्निहित है। हमारा जीवन, सब कुछ उसमें घुला मिला है। तो उसका रस आपको लेना पड़ेगा उससे। और जब वो आप रस लेने के आदी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इससे ही उसकी प्रासंगिकता साबित होती है। आप जब सपने भी देखते होंगे, वो हिंदी में ही सपने आते हैं, दूसरी भाषा में नहीं आते होंगे। आप जो भी कल्पना करते हैं वो हिंदी में ही वो कल्पनाएं आपके मन में उठती होंगी। आप अपनी भावुकता के जहां शिकार होते होंगे वो भी हिंदी में। आप जो रोते हैं, वो जो भाव आता है वो भी हिंदी में ही आता होगा। और जब हंसने के समय कोई एक तत्व इस तरह का मन में उठता होगा, वो भी हिंदी में ही आता होगा। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई भाषा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये संपर्क भाषा भी है, ये राजभाषा को लेकर के उसमें तो 3 तरह की श्रेणियां हैं, विवाद है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में भी है और वैश्विक भाषा के रूप में भी, चूंकि चौथी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। 13 देशों में बोली जाती है और वो भी बड़े देशों में बोली जाती है। हमारी अपनी आबादी, हमारी आधी से ज्यादा आबादी हिंदी बोलती है। तो ये हमारी ताकत है और इस तरह से हम हिंदी की प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। हिंदी आज के संदर्भ में, आज के संदर्भ से मतलब मेरा ये जो 21वीं सदी है और 21वीं सदी के अब हम तीसरे दशक में प्रवेश कर गए हैं, तो इसमें जिस रफ्तार से जिंदगी बदल रही है और चल रही है, जिस रफ्तार से विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा है और जिस रफ्तार से संचार माध्यमों का विकास हो रहा है, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी या तकनीक विकसित हो रही है, हम उसके साथ अपनी भाषा का कितना तालमेल कर पा रहे हैं। और हम अगर कर पा रहे हैं तो वो प्रासंगिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमियों को छोड़ करके हम उसको कर पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैंने इसके सकारात्मक पक्ष की भी बात की कि किस तरह से हमारे जीवन से, हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारे समाज से, हमारे लोक से, हमारे नृत्य, गीत, सबसे भाषा का जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी जो कोमल भावनाएं हैं उससे भी इसका जुड़ाव है। तो ये बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़ी हुई भाषा है। तो दूसरी तरफ
जो ज्ञान विज्ञान से अगर ये युक्त और लैस है तो निश्चित रूप से ये आज के समय में, आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। और यदि फिर से मैं उस पर लौटता हूं कि हीन ग्रंथि को हम निकाल दें और इसको लेकर के अपने मन में नयापन सोचें, और तो बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे नवोन्मेष और बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं हिंदी को लेकर के। आपको उनको जानने और समझने की आवश्यकता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं, उसको पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार, हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज से डोला। यह हिंदी की ताकत है। आप सबको फिर से एक बार विश्व हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं उस पर बाद में बात कर लूंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी श्रोताओं को हिंदी को लेकर अभी जो कुछ भी हीन ग्रंथि थी, कम से कम मेरे मन में से तो वो दूर हो गई है। और मैं आज के बाद हिंदी का उपयोग जितना करते आया हूँ उससे ज्यादा करूंगा लाइफ में। और मैं भी आमंत्रित करूंगा हमारे हिंदी विभाग से संबद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधरम जी को कि वो अपने विचार व्यक्त करें, और उसके बाद हम सभी श्रोताओं से क्वेश्चन लेंगे। श्रीधरम जी। बहुत बहुत आभार। श्रीधम सर, आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, महाविद्यालय के हमारे यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी, डॉक्टर अवनीश प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महाविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर मुबीन जेहरा, डॉक्टर बेनीता तुली और भी जो उपस्थित हैं, और सारे हमारे प्यारे विद्यार्थियों। प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी ने विस्तार से और बीज रूप से, जिसको की पॉइंट कहते हैं, दोनों रूप में उन्होंने लगभग कह दी। एक तरह से गागर में सागर भरने का काम किया उन्होंने। और आज के ये जो वक्तव्य रखा गया है विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, उसकी भूमिका तय कर दी है। मैं सिर्फ उन्हीं की बातों को थोड़ा विस्तार देते हुए कुछ और जोड़ने का प्रयास करूंगा। और उन्होंने जहां कि हम अपनी हीन मानसिकता को दूर कर दें, अर्थात हमारे भीतर जो हिंदी के प्रति हीन मानसिकता है उसको अगर दूर कर दे तो हिंदी की प्रासंगिकता, हमको लगता है, जो हम हीन मानसिकता से ग्रस्त हैं, तो हमको लगता है कि हिंदी कहीं नहीं है या हिंदी की प्रासंगिकता ढूंढने के लिए चलते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आने से पहले लगभग 5-6 वर्षों तक मैंने विदेशी छात्रों को के बीच हिंदी का अध्यापन किया है, हिंदी सिखाई है उनको, हिंदी पढ़ाया है उनको। और लगभग 30-32 देशों के छात्रों को मैंने हिंदी पढ़ाई है। मुझे तो कभी उनके भीतर
कोई हीन भावना नहीं नजर आई। और अमूमन होता ये था कि जैसे ही हमारे अध्यापक अगर अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करते थे तो अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में जो सर ने बात कही तो छात्र कहते थे सर इसका मतलब तो हिंदी में ये होता है। तो मैं इस पर बात करूंगा, अंत में करूंगा। सबसे पहले जो सर ने विश्व भाषा के रूप में हिंदी की बात की, आज विश्व हिंदी दिवस है, तो विश्व में हिंदी की क्या स्थिति है उस पर बहुत संक्षेप में, चूंकि यहाँ हिंदी के ही छात्र नहीं हैं, दूसरे अनुशासन के भी छात्र हैं, तो बहुत संक्षेप में एक चित्र प्रस्तुत करने के बाद वहां लौटूंगा कि आखिर हम अपने भीतर की हीन भावना को कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ और 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का जन्म होता है। और हिंदी का जन्म होता है बोलियों में, 13 बोलियों में। अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, ब्रजभाषा है। हम जानते हैं कि हमारा मध्यकालीन जो भी साहित्य, चाहे तुलसीदास, सूरदास, जो भी लिखा गया वो इन्हीं बोलियों में है। तो अगर हिंदी से प्रेम करते हैं आप, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो आपकी बोली है, मातृभाषा की बोली है, उसको बचाइए आप। अगर उसको नहीं बचाएंगे तो हिंदी भी नहीं बचेगी, क्योंकि हिंदी अपनी 13 बोलियों से रस ग्रहण करती है। दूसरी बात, जो आज जो हिंदी है, जिसको हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, और 19वीं शताब्दी में आजादी के आंदोलन के दौरान जब ये महसूस किया गया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमको एक अपनी भाषा की जरूरत है, अगर हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही अंग्रेज और अंग्रेजियत से लड़ेंगे तो शायद हम उनके बराबर में खड़ा नहीं हो पाएंगे। और वह इसीलिए क्योंकि राजनीतिक स्वाधीनता से पहले सांस्कृतिक स्वाधीनता की बहुत पहली जरूरत होती है, ये याद रखिए। ये अलग बात है कि हम आज तक सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस पर हम अंत में जो औपनिवेशिक मानसिकता क्या होती है उस पर संक्षेप में बात रखूंगा। इसीलिए गांधी जी ने 1918 ईस्वी में पहली बार 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हिंदी जो है वह जनमानस की भाषा है, और हम न सिर्फ आजादी के आंदोलन की भाषा को हिंदी बनाएं, हिंदी माध्यम रखेंगे, बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास भी करेंगे। ये अलग बात है कि इससे पहले जो आज जो हिंदी हम बोल रहे हैं, इस हिंदी की शुरुआत सूफी संतों ने कर दिया था, और सूफी संतों ने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदी को पहुंचा दिया था। तो जैसा कि प्राचार्य महोदय ने कहा कि हिंदी तो उस समय से है, एक अली बू बकर नाम के सूफी संत हुए, और वो उस दौर में वो दक्षिण में जाते हैं और दक्षिण में जाकर के हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। और उनकी भाषा का नमूना देखिए, सजन सकारे, सकारे मतलब सुबह, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, विधना ऐसी रैन कर, रैन मतलब रात, भोर कंधों ना हो, सुबह कभी हो ही नहीं। या फिर उस 13वीं शताब्दी के अमीर खुसरो को तो आप जानते ही होंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई, आज भी प्रासंगिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि ये जो आज जो खड़ी बोली है, इसका पहला प्रयोग खड़ी बोली हिंदी का, जिस भाषा में आज हम बात कर रहे हैं, जो आज हमारी राष्ट्रीय भाषा का रूप है, विश्व भाषा का रूप है, उसकी शुरुआत पहले सूफी संतों ने की थी। और फिर आजादी के आंदोलन में आते हुए 19वीं शताब्दी में यह आजादी की भाषा बन जाती है, आजादी के दीवानों की भाषा बन जाती है, आजादी की बात करने वाले कवियों, लेखकों और पत्रकारों की भाषा बन जाती है। तो इसलिए आजादी के बाद जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ये याद रखिए। क्योंकि वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। अब तक 10 से ज्यादा विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, और जो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह निर्णय लिया था कि अब हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और तब से पूरी दुनिया भर में हम आज के दिन अर्थात 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन अगर सही मायने में देखिए तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर मंदारिन चाइनीज, और तीसरे नंबर पर कुछ लोग स्पेनिश को रखते हैं। लेकिन स्पेनिश, चूंकि हिंदी दुनिया में जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनकी सही काउंटिंग गणना नहीं हुई है, इसीलिए स्पेनिश बीच में कुछ लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी को मानते हैं। सर ने कहा कि विश्व के कई देशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, और वह 2 रूपों में समझी जाती है। आज विश्व भाषा हिंदी क्यों है, उसे 2 रूपों में समझिए। लगभग 30 से अधिक देशों में हिंदी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, और लगभग 100 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों में प्राथमिक स्तर से लेकर के पीएचडी के स्तर तक हिंदी की पढ़ाई होती है। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी में वेबसाइट बनाई है, हिंदी में वह रेडियो प्रसारण करता है। अमेरिका का विदेश विभाग हर सप्ताह समसामयिक मुद्दों पर हिंदी में संवाद करता है। भारत में जो अमेरिका का दूतावास है, वह हिंदी मैगजीन स्पेन नाम से प्रकाशित करता है। अमेजन, फेसबुक, गूगल जैसी विदेशी कंपनियों ने हिंदी के महत्व को स्वीकार किया है, और आज हम जानते हैं कि उनके वेबसाइट हिंदी में। आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी में वॉइस टाइपिंग की सुविधा दी है। आखिर क्या जरूरत थी? अगर अंग्रेजी से पूरा काम चलता और चल जाता, तो हिंदी में वॉइस टाइपिंग देने की क्या जरूरत थी? सर ने सही कहा कि बाजार ने उनको मजबूर किया। अगर बाजार की जरूरत न होती और उन्हें अपना उत्पाद न बेचना होता, तो शायद वह यहां तक नहीं आती। चीन सरकार तक हिंदी में वेबसाइट उसने बनाई है, वहां हिंदी में रेडियो का प्रसारण होता है। हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, लेकिन हमारा नमस्ते भी दुनिया भर में मशहूर है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो दुनिया भर में जो विश्व भाषा हिंदी है, उसका जो विश्व रंगमंच है,
वह दो तरह से विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। पहला वे देश है जहां भारत से जाने वाले प्रवासी और भारतवंशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, और ऐसे देशों में मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद टोबैगो, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, साउथ अफ्रीका आदि ऐसे देश हैं जहां भारतवासी किसी न किसी रूप में वहां गए और उन्होंने अपनी भाषा को बचा करके रखा। और दूसरे ऐसे देश हैं जो एक विश्व भाषा के रूप में स्वांतः सुखाए हिंदी सीखते हैं, बाजार के दबाव में हिंदी सीखते हैं और भारत से सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान करने के कारण हिंदी सीखते हैं। और ऐसे देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, चीन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको जैसे अनेक देश हैं। आपको बताऊं कि विश्व के 100 से अधिक देशों में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 2 करोड़ है और उनके बीच की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है। वैश्वीकरण की भीड़ में जो अस्मिता है, आइडेंटिटी है, उसकी पहचान भाषा और संस्कृति बनती चली जाती है। ये बात हमें तब पता चलती है जब यहाँ का आदमी, जब यहाँ तो हम अंग्रेजी बोल करके अपने से नीचे के वर्ग या हिंदी वालों या भोजपुरी वालों पर रौब गालिब कर लेते हैं, लेकिन जब हम विदेश में जाते हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन के साथ अपनी वर्तनी नहीं मिला पाते हैं तो फिर वहां पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस होती है और वहां फिर लोग अपनी भाषा की ओर मुड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो गिरमिटिया मजदूर बन के यहाँ से लोग गए, तब से लेकर आज तक जो नौकरी के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए विदेश गए और वहीं बस गए और इस तरह से उन्होंने हिंदी को वहां पर बचा के रखा। अब प्रश्न उठता है कि विदेशों में कहां-कहां हिंदी की पढ़ाई है, किन किन देशों में हिंदी की पढ़ाई होती है, उस पर 2-4 बस मैं उसे रेखांकित करूंगा क्योंकि यहां पर समय नहीं है। सबसे पहले रूस का नाम लेना चाहूंगा। रूस भारत का स्वाभाविक दोस्त रहा है, आज से नहीं, जमाने से हम जानते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि 18वीं शताब्दी में रूस में हिंदी का व्याकरण लिखा जा चुका था और उसको लिखने वाले प्रोफेसर गैरीमिस लेविदेव थे। 1940 अर्थात 1940 में P.A. बारानिकोव नाम के विद्वान ने रामचरितमानस का रूसी भाषा में काव्यानुवाद अर्थात पोएट्री में अनुवाद किया था। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय हिंदी भारत में भी उस तरह से पॉपुलर नहीं हुई थी, उस समय रूस में हिंदी कितना पॉपुलर हो चुकी थी कि वहां पर ग्रामर तक लिखे जा चुके थे और रामचरितमानस का अनुवाद तक हो गया था। राज कपूर की फिल्में रूस में कितना पॉपुलर होती थी, इसका प्रमाण एक ये है कि अंतिम जो उनकी फिल्म बनी थी मेरा नाम जोकर, उसमें एक कलाकार जो उसकी नायिका थी वो रसियन थी। कभी आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन बातों का। तो रूस है, मैं बस संक्षेप में सिर्फ नाम, क्योंकि यहाँ विस्तार से नहीं मैं जा सकता हूं। इंग्लैंड
2 में जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी मैनुअल और हिंदुस्तानी व्याकरण तैयार कर लिया था। बीम्स भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन, ग्रामर ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब हम जानते हैं। और आज हिंदी के कोई भी बड़ा लेखक नहीं है जिसका अनुवाद वहां नहीं हुआ है अंग्रेजी में। लंदन में वातायन नाम की संस्था है, और आपको बताऊं कि वहां कथा यूके है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हर साल पुरस्कार देती है, पत्रिका निकालती है और हिंदी की सेवा में प्रचार प्रसार में लगी हुई है। चेकोस्लोवाकिया 40 वर्षों से वहां प्राहा विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई होती है। जर्मनी में सबसे अधिक विधिवत रूप से हिंदी का पठन पाठन होता है। वहां के विद्वान लोथार रुत्से ने ढेर सारा काम किया है। ग्रामर के अलावा उन्होंने अनुवाद का काम किया है। जर्मनी में हिंदी का प्रचार प्रसार रेडियो टीवी के माध्यम से होता है। रोमानिया, फिर चलिए इटली, बेल्जियम, पोलैंड, ये सब ऐसे देश हैं जहां विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी की पढ़ाई होती है, पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। फ्रांस में डॉक्टर निकोल बलबीर और भारत के डॉक्टर सूरजभान सिंह ने मिलकर के फ्रेंच भाषियों के लिए हिंदी मैनुअल तैयार किया था। हंगरी के बुदापेस्ट में, स्वीडन में 1968 से हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, 1968 से। बल्गारिया में 1974 से हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत हुई है। अमेरिका में तो बहुत सारे प्रांतों में 8वीं क्लास से हिंदी एक भाषा के रूप में, ऑप्शन के रूप में पढ़ाई होती है। कनाडा की तो बात छोड़िए, कनाडा तो जाके आपको लगेगा कि आधा भारत ही है। वहां विश्व भारती नाम से जो है पत्रिका वहां से निकलती है। इसके अलावा आप जब आगे बढ़ते हैं, खास करके अपने एशिया में आइए, तो जापान एक ऐसा देश है जो बहुत ही शुरू से भारतीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था 1908 ईस्वी से। 1962 अर्थात 1962 से टोक्यो में एक विद्यापीठ खुला था जिसमें हिंदी एज ए डिपार्टमेंट था। 1921 में ओसाका के जो विदेशी भाषा महाविद्यालय है उसमें हिंदुस्तानी का 3 साल का पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। अभी तो लगभग जापान में 10 से अधिक विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में और कम से कम 5 वहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है। लक्ष्मीधर मालवीय जैसे जो भारतीय विद्वान ने वहां पर हिंदी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप देखेंगे कि साउथ कोरिया हो, जापान हो, यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 500 से लेकर 1000 तक है। चीन में 2 से 3 साल का पाठ्यक्रम है, 5 साल का पाठ्यक्रम है, और 1960 से में हिंदी चीनी शब्दकोश प्रकाशित हो चुका है। 1960 में पेचिंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अलग से है। तो आप देखेंगे कि विदेशों में हिंदी के भविष्य को लेकर जो स्थिति है वो बहुत उत्साहजनक है। साहित्यिक पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो उससे लगता है कि हिंदी में हजारों नहीं लाखों में पाठक हैं। और विदेशों में जो शोध हो रहे हैं वह भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से कम नहीं है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड के हिंदी प्राध्यापक एवं हंगरी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ओरिएंटल स्टडीज के अध्यक्ष श्री इमरे बंधा, आप सर्च कीजिए, उनके बारे में जानिए उन्होंने कितना अच्छा शोध किया है। और दूसरा फादर कामिल बुल्के जिन्होंने राम काव्य की परंपरा पर शोध किया है। तो इसलिए
आज की तारीख में अगर भारत एक बाजार है और लोगों को, दुनिया की कंपनियों को अगर अपना सामान बेचना है तो कहीं ना कहीं से हिंदी को उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब मैं अंत में, अवनीश जी 5-7 मिनट है। यस सर। हाँ, तो ये तो रही बात वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी की, कि हिंदी कहीं से लगातार अपना विस्तार कर रही है। सर ने जो कहा था कि वर्तमान प्रासंगिकता के संदर्भ में उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि मानसिकता बदलने की, मानसिकता बदल लें तो प्रासंगिकता अपने आप स्थापित हो जाएगी और प्रासंगिकता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, भाषा जो है, कोई भी भाषा जो होती है वह ज्ञान का सिर्फ माध्यम होती है। ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजी आपको बोलना अगर आप जानते हैं तो आप बहुत ज्ञानी हैं। भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन इसके बावजूद हिंदी बोलने वालों के भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं। तो क्यों नहीं है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भीतर वो हीन भावना, जिसे सर बार बार दोहरा रहे थे, और मैं इसको कहता हूं औपनिवेशिक मानसिकता, कॉलोनियल मेंटलिटी। दुनिया के तमाम साइंटिस्टों ने कहा कि अगर आप मदर टंग में मीडियम से अगर भाषा एजुकेशन नहीं दोगे, प्राइमरी एजुकेशन, तो आपके यहाँ साइंटिस्ट पैदा नहीं होंगे। देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे प्रोफेसर यशपाल, अभी 2 साल पहले उनका निधन हुआ, यूजीसी के चेयरमैन तक थे, जाने माने वैज्ञानिक थे। वो कहते थे कि मातृभाषा में शिक्षा न देने के कारण हम अपने देश में सिर्फ मैकेनिकल पैदा करते हैं, साइंटिस्ट नहीं। तो सर ने जो बात कही कि सपना हम अपनी मदर टंग में देखते हैं, तो खोज किस भाषा में करेंगे? अंग्रेजी में सिद्धांत पढ़ेंगे और हिंदी में सपना देखेंगे तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसी में हमारा इनोवेशन सब समाप्त हो जाएगा, सारी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि साइंटिस्ट बनने के लिए तो जरूरी है सेब के बगीचे में जाना। अगर वो लड़का सेब के बगीचे में न गया रहता तो गति का नियम कहां से देता? वो बच्चा जिसको माँ ने कहा था कि केतली पर जो सामान चूल्हा पर रखा हुआ है उसे देखो, मैं बाहर से कुछ काम करने जाती हूँ, और उसने भाप का इंजन बना दिया था। तो इसीलिए आपकी भाषा में क्या नहीं है ये सोचने की सबसे पहली जरूरत है। देखिए, कोई भी भाषा कितना श्रेष्ठ है सांस्कृतिक रूप से, अगर ये जांचना हो तो उसके 2-3 पैरामीटर होते हैं। और सबसे पहला पैरामीटर मैं मानता हूं और सबको बताता हूं कि वह है कि आपके सिर्फ अगर रिलेशनशिप के शब्द, मतलब नाते रिश्तेदारी के शब्द आप जांच लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिंदी और अंग्रेजी में कितना फर्क है। और मैं हमेशा क्लास में बच्चों को ये उदाहरण भी देता हूं। हम लोग जब शादी होती है तो हमारे यहाँ बच्चों का संबंध माता और पिता दोनों तरफ से बराबर रूप से जुड़ता है। तो शादी यहाँ पर जन्म जन्मांतर का बंधन हो जाता है। इसीलिए जो पति या पत्नी के पिता हैं उनका नाम है स्वसुर। कहते हैं ना, हिंदी में स्वसुर कहते हैं। स्व मतलब होता है अपना, सुर मतलब देवता, अर्थात जो देवता के समान अपना हो, प्रिय हो। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं नितिका, आप बोलो?
और अंग्रेजी में फादर इन लॉ। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो। पिता, और लॉ को हिंदी में कानून, कानूनी रूप कानून। से पिता, कानूनी पिता। तो अगर हम हिंदी में अपने ससुर को कहें कि कानूनी पिताजी चलिए चाय पी लीजिए, अगर बहू कहे कि कानूनी पिताजी आइए चाय पी लीजिए, तो ससुर जी पागल हो जाएंगे, कहेंगे कि मेरा बहू जो है मुझे गाली दे रही है, मैं कानूनी पिता हूं। लेकिन आप वही कह रहे हैं, कानूनी पिता कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वेस्टर्न में जो शादी है, विवाह है, वो सिर्फ एक गठजोड़ है, समझौता है। वो कुछ दिनों का हो सकता है कि 2 महीने का हो या 2 साल का हो। तो इसीलिए वहां कानूनी पिता। लेकिन हम लोग इतना अच्छा शब्द ससुर के बदले फादर इन लॉ जैसे ही कहते हैं तो लगता है कि लड़की कुछ ठीक ठाक घर से आई है, कम से कम फादर इन लॉ तो बोलती है। हम पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, बड़े भाई को चाचा, काका, फिर फूफा, माँ के भाई मामा, मौसी के हस्बैंड मौसा। कितने शब्द हैं, वर्ड आप देखिए, फूफा। लेकिन अंग्रेजी में इन सारे शब्दों के लिए नीतिका बताएगी कि कौन सा शब्द है। सर अंग्रेजी एक ही में शब्द है, अंकल या बोल देते हैं। अंकल बोल देते हैं। तो मामा भी अंकल है, मौसा भी अंकल है, चाचा, काका, ताऊ भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, पड़ोसी भी अंकल है, बस वाले ड्राइवर भी अंकल है, सब अंकल है। तो जहां संबंध कितना सिकुड़ जाता है सिर्फ एक शब्द के प्रयोग से, इसे आप सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आज से 100 साल बाद जब हमारे देश के बच्चे, जनरेशन ये भूल जाएगी कि कभी हमारे देश में माँ बाप के लिए शब्द जो है माता पिता, मम्मी के बदले माता पिता, अम्मी अब्बू कोई शब्द हुआ करता था, तो भूल जाएंगे, डिक्शनरी में देखेंगे। तो उस समय भी कोई अंग्रेज आदमी आएगा इस देश में तो कहेगा कि भाई तुम लोग क्या बोलेगा, तुम लोग तो इतने जंगली। वो लोग पहले भी हमको जंगली कहते थे, ब्लैक कहते थे, हम इनको सभ्य बनाने आए हैं। तो 100 साल बाद वही कहेंगे कि तुम क्या बोलोगे, तुम्हारी डिक्शनरी में तो माँ बाप के लिए शब्द नहीं था, हमने दिया। यही तो कहेंगे। तो सवाल है कि हम अच्छी अंग्रेजी सीखें, ज्ञान विज्ञान के लिए सीखें, बहुत जरूरी है। लेकिन माता पिता के लिए भी तक हमने शब्द को अडॉप्ट कर लिया। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है कि हमारे भीतर जो कॉलोनियल मेंटेलिटी के कारण, औपनिवेशिक मानसिकता के कारण जो हीन भावना से हम ग्रसित हो गए हैं। और ये हीन भावना यही होती है कि अंग्रेजों को जैसे हमने देखा, उसका हमने सिर्फ नकल किया। हमने देखा कि अंग्रेज सूट पहनते हैं, हम भी सूट पहनने लगे। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अंग्रेज वहां पर 9 महीने माइनस टेम्परेचर होता है, इसीलिए वो सूट पहनते और टाई बांधते हैं। और हम 45 डिग्री टेम्परेचर में भी दिल्ली के सड़कों पर सूट पहन के पसीना पोंछते हुए निकलते हैं और अपने आप को एलीट समझते हैं। ठीक है, वो चम्मच से खाते हैं, चम्मच से इसीलिए भाषा में संस्कृति भी होती है, रहन सहन, खान पान सब होता है। 9 महीना जहां बर्फ जमी होगी, वहां पर पानी का अभाव होगा, तो वहां नैपकिन कल्चर होगा, चम्मच कल्चर होगा। लेकिन आप चम्मच से खाते हैं, नैपकिन का यूज करते हैं, तो इसीलिए आप जो है मॉडर्न है, इलीट है, और जो हाथ से खाता है वो गंवार है। ये किसने बता दिया? ये होती है औपनिवेशिक मानसिकता, जिसको समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, हमारे खान पान, रहन सहन, इन सब चीजों में ये सारी चीजें होती है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं से मुख्य कारण ये है कि जब तक हम अपनी भाषा से और उससे पहले अपनी बोली से प्रेम नहीं करेंगे और उसे बोलने में हमें हिचक नहीं होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस 2 छोटी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। यूनेस्को ने 2009 में
एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके अकॉर्डिंग भारत में 196 मतलब 196 भाषाएं मरने के कगार पर है। 9 भाषाएं पहले ही मर चुकी हैं। अमेरिका में 53 भाषाएं मर चुकी हैं। 71 भाषाएं मरने के कगार पर हैं। और भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जो 21st सेंचुरी के लास्ट होते होते दुनिया की लगभग 7,000 भाषाएं मर जाएंगी। 7,000 एक भाषा में मरने के बाद आप सोच सकते हो कि भाषा के बनने के हजारों साल लगते हैं। एक भाषा के मरने का मतलब है किस तरह की संस्कृति का मर जाना, समाप्त हो जाना। पहले हमारे गांव का एक किसान भी 3 भाषा जानता था। हमारे पास आज एक भाषा है, उसमें भी हम मास्टर नहीं है। तो हमारा जीवन, इंडियन जीवन जो है, भारतीय परंपरा जो है बहुरेखीय है। कई डायमेंशन में एक साथ चलती है सारी चीजें। वेस्टर्न का एक रेखीय है, एक तरह का भोजन, एक तरह का ड्रेस, एक तरह का की भाषा, सब कुछ है। तो जो हमारे पास ज्यादा डेवलप है, मैंने शब्द ही बताए आपको, नाते रिश्ते के शब्द जो है, तो जो चीजें हमारे पास डेवलप है, विस्तृत स्थिति में है, उसको छोड़ के वहां जाने की क्या जरूरत है, ये हमको सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंतिम बात कहूंगा, जो सर ने कहा कि तकनीकी शब्दावली भी है। आजादी के बाद ही भारत सरकार ने पारिभाषिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया था, जो हमारे आर.के. पुरम में अवस्थित है। और उसमें तमाम साइंस, कॉमर्स के ग्लोसरी छपे हुए हैं। आप वहां से जा करके हर एक शब्दों के लिए, अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी क्या है, कुछ तो पॉपुलर शब्द आपको पता ही होगा कि कॉमर्स को वाणिज्य कहते हैं, बाकी वहां से आप ला करके देख सकते हैं। विश्वकोश हिंदी में कई बन चुके हैं। MHRD ने एक बनाया जिसका मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज था और जिसका जिक्र सर ने किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हिंदी तो विश्व भाषा बन गई, लेकिन हम वैश्विक कब होंगे? वैश्विक होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे तभी हम वैश्विक होंगे। गांधी ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, लेकिन आजादी के बाद एक अंग्रेज पत्रकार उनसे इंटरव्यू करने आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, अगर आपको मुझसे इंटरव्यू लेना है तो आप हिंदी सीख करके आइए। तो कहा आप तो अंग्रेजी जानते हैं, आपने सारा कुछ अंग्रेजी में किया है। तो कहा दुनिया वाले से बता दो कि गांधी अंग्रेजी बोलना भूल गए। जब गांधी ये बात उस पत्रकार से कहते हैं तो इसका अर्थ समझिए, वही मानसिकता की बात कि हमारी भी भाषा है। अब तक हमारी मजबूरी थी कि हमने आपकी भाषा में सब कुछ को अभिव्यक्त किया, लेकिन अब मेरे पास भाषा है, एक स्वतंत्र भाषा है। कहने का मतलब यही है कि हम पड़ोस की चाची को प्रेम करेंगे, मौसी को प्रेम करेंगे और उस टोले की औरत से भी प्यार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी माँ की कीमत पर तो ये संभव नहीं है। और मैं कहता हूं कि जो अपनी माँ से प्रेम करेगा वही पड़ोसी की माँ को भी रिस्पेक्ट देगा। जो अपनी माँ से प्रेम करेगा वही मोहल्ले की औरत को भी सम्मान देगा। और जो सच में अपने देश से प्रेम करेगा वो दूसरे देश का भी सम्मान करेगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरत यह है कि आज से हम इस अवसर पर अपने भीतर से हीन भावना को निकाल दें। याद रखिए, हिंदी माध्यम से सोचते हुए आप एक बड़ा काम करेंगे, तभी आप कल आपका बड़ा नाम होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में अगर केरल की कहानी नहीं होती तो शायद बुकर अवार्ड उसको नहीं मिलता। अगर वो इंग्लैंड की कहानी लिखने की क्षमता हमारे भीतर नहीं होती है। हम धौला कुआं की कहानी लिख सकते हैं, भारत के गांवों की कहानी लिख सकते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आगे कभी मौका मिला तो फिर बात करूंगा। समय काफी ले लिया है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद, आपने मौका दिया इसके लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अवश्य हमें नियर भविष्य में हम दोबारा आशा करते हैं कि अपने हिंदी दिवस पर
आपको और साथ में और विद्वानों को आमंत्रित करें। आज के समय अंतराल के, क्योंकि लिमिटेड समय अंतराल है, और इसीलिए मैं कुछ ही चुनिंदा प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा अपने वक्त श्रोताओं की तरफ से। तो जो भी श्रोतागण अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हाथ उठा दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, तो आपको शायद वो माइक खोल देंगे। सर प्रश्न पूछा है कि प्रश्न आने लगे हैं सर, मैं पूछ लेता हूँ। सौम्या ने प्रश्न पूछा है कि सर नई कविता युग के कवियों तथा छायावाद के कवियों में आपको कौन बेहतर लगता है? सर बोलेंगे, किन से प्रश्न है? मुझे लगता है सर से है शायद। सर यह प्रश्न सौम्या ने पूछा है। हाँ, किन से सीताराम जी, पूछा है? हाँ सर जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आप बता दीजिए, इसमें अब छायावाद के कवि और नई कविता के कवि कौन से बेहतर लगते हैं? हाँ, ये तो इसका हर हाँ, व्यक्ति की अपनी अभिरुचि है कि आप किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं। छायावाद में जो कविता लिखी गई जिस तरह से, और नई कविता में जिस तरह से कविता लिखी गई, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपकी पसंद पे है, हमारी पसंद को छोड़िए, हमको तो दोनों पसंद है। नहीं, एक पंक्ति में अगर कहा जाए, मैं अब बताने लगूंगा तो उसके लिए अलग से व्याख्यान की जी जरूरत जी है। जी 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 जी, तो इसीलिए एक पंक्ति में अगर कहा जाए तो दादाजी और पोता जी का अंतर है। पोता को भले ही दादाजी की भाषा और बहुत कुछ अच्छी न लगे, लेकिन प्यार तो होता ही है। तो थोड़ा अगर दादाजी को पहचानना हो तो छायावाद में भी घुसिए, आनंद आएगा। समय के साथ साथ भाषा बदल जाती है। एक प्रश्न जो है ये अभ्युदय का था कि हम अपने देश की 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या के बल पर चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने लगते हैं। फिर क्यों जब बात हिंदी की आती है तो ये देश, ये व्यवस्था एक जरूरत का बहाना करके अंग्रेजी के सामने घुटने टेक देती है। यहाँ हमारा ये आत्मविश्वास क्यों मर जाता है? अभ्युदय जी, मुझे लगता है कि चीन चीन हमसे 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ है। मतलब वहां जो क्रांति हुई, जो माओ ने किया था, वो 48 में किया था। और 48 से पहले एक मोयान, एक वहां के राइटर हैं जिसको नोबेल प्राइज मिला था आज से 5 साल पहले। उसने एक अपनी मेमोरी लिखी है और उसमें उसने कहा है कि हम लोग बचपन में गरीबी ये थी कि पेड़ की छाल निकाल कर नहीं खाते थे, सीधा उसमें दांत लगा देते थे और दांत से खींच के खाते थे। तो उसने लिखा है कि मेरे एक दोस्त का तो दांत इतना मजबूत था कि वो मोटे से मोटे केबल को भी जो है दांत से ही वो अलग कर देता था। तो वहां की गरीबी अगर आप देखेंगे तो उसके बाद क्यों हुआ, तो इसका एक कारण ये भी है कि हिंदी माध्यम, वो अपनी भाषा चीनी माध्यम से उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शुरुआत की, और जिसके कारण वहां साइंटिस्ट बहुत पैदा हुए, इनोवेशन बहुत हुआ, और 50-60 साल आते आते घर घर में फैक्ट्रियां खुल गई। हमारे यहाँ इस तरह की चीजें नहीं रही, इसीलिए कहीं ना कहीं से हम आज भी पिछड़े हुए हैं। सर एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। तो ये क्या प्रश्न है, पढ़ दीजिए। चैतन्य पूछ रही है कि बहुत से देश ऐसे हैं जहां अनेक भाषाएं होने के बावजूद एक मुख्य भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, फिर भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा इतना संवेदनशील क्यों है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आप संवेदनशील होने की बात कर रही हैं, राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का प्रयास आजादी के आंदोलन के समय ही हुआ था, और उस समय कमोबेश आजादी के आंदोलन के साथ एक तय हो गया था कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि जब आजादी के आंदोलन और उसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीयों ने अधिक काम किया उत्तर भारत के लोगों के बजाय। तो अब चूंकि सबके पृष्ठभूमि में, सबके केंद्र में राजनीति है, तो इसलिए संवेदनशील है।
भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो संवेदनशील हो जाते हैं और उसके पीछे राजनीति है, और मैं उस राजनीति पर बोलना यहाँ मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो ये एक बात है। और दूसरी बात है कि भारत एक बहुभाषिक देश है, इसको भी बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुलताओं से भरा हुआ देश है। तो एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना लेने में कमोबेश पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अब स्थापित है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक इसका राष्ट्रीय स्वरूप है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रभाषा के दर्जा देने की बात आती है तो उसमें वो बहुभाषिकता बहुलता की बात आने लगती है और कहीं ना कहीं वो राजनीति भी आड़े आती है। तो इसलिए ये संवेदनशील हो जाता है, इसको इसी तरह से हमें समझना चाहिए। बहुत सारे लोग, जब दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चला और उस समय वो लोग जब हिंदी के जो बोर्ड पे नाम लिखे रहते थे या कुछ भी ट्रेन पे या प्लेटफॉर्म पे लिखा होता था उसको उसमें वो कालिख पोतते थे या वो चारकोल लगाते थे, अब वही लोग मुख्य धारा में हिंदी में बोलते भी हैं। तो ये बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय आएगा कि पूरा देश हिंदी को स्वीकार करेगा, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और इसके लिए मैं बताऊं सबसे जरूरी क्या है, जब तक आप ज्ञान विज्ञान और तकनीक की भाषा के रूप में इसको विकसित नहीं करेंगे, जब वो विकसित करेंगे और हमारा जो हमारा कौशल है, जो स्किल्ड लोग हैं या जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जब वो उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप उसका विकास हो जाएगा, उस तरह से वो स्थापित हो जाएगी भाषा। तो इसलिए मुझे अभी उम्मीद दिखाई पड़ती है। अभी तो निश्चित रूप से राजनीति की वजह से या कहीं ना कहीं बहुभाषिकता की वजह से ये थोड़ा सा संवेदनशील मसला है। ठीक है? बिल्कुल। और जबरदस्ती, हमारा एक डेमोक्रेटिक ये देश है और जबरदस्ती हम कुछ थोपने की बात हमारे देश में कुछ होता नहीं है, प्यार से दिल जीतने की बात होती है। तो हिंदी की भक्ति के बदले हिंदी प्रेम अगर हम करते रहेंगे और हिंदी में अधिक से अधिक काम करेंगे तो आज देखिए कि हिंदी फिल्में साउथ में रिलीज हो रही हैं, साउथ की फिल्में डब हो रही हैं, तो अपने आप ये समस्या का समाधान हो गया। एक प्रश्न गौरव, मैं श्रीधरम जी उस समय अपने वक्तव्य के समय एक चीज भूल गया बताना, जी मैं जी हिंदी को लेकर के अक्सर बात करता हूँ। एक फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ चेन्नई और इन एक्सप्रेस, बच्चों ने चेन्नई एक्सप्रेस को देखा होगा। बिल्कुल, चेन्नई एक्सप्रेस में जो उसका नायक है, जो कि वो शाहरुख खान है, तो वो हिंदी भाषी व्यक्ति है और हिंदी एक तरह से हिंदी को सिंबलाइज करता है। बिल्कुल है बिल्कुल। और जो दक्षिण भारत की अभिनेत्री है और वहां की कथा के साथ, लेकिन अंत में आप कथा में देखिए कहीं ना कहीं वहां उस नायक को, जो वहां पे विलेन है, जो उसका बाप है या उसके लोग हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं तमिल क्षेत्र में हिंदी का भी एक्सेप्टेंस है, एक तरह की स्वीकारोक्ति है, उसको इस तरह से आप मान सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो तमिल में बाहुबली फिल्म आई थी, उसका हिंदी डबिंग क्यों हुआ और हिंदी में क्यों चला? क्योंकि बाजार में वो ताकत है बच्चों, बाजार में वो ताकत है कि हमको दर्शक यही मिल रहा है। अभी कोविड आने के चलते एक उसी राजा मौली की फिल्म अभी दूसरी आने वाली है, मैं आर पता नहीं क्या, तो ये फिल्म की रिलीज रुक गई और वो हिंदी में डब हुई है। दक्षिण भारत के कलाकार हैं और यहाँ अजय देवगन भी हैं और लोग हैं, और वो हिंदी में डब हो करके, मतलब हिंदी में उन्हीं कलाकारों ने हिंदी में बोला। मैं एक दिन उनका इंटरव्यू सुन रहा था, दक्षिण भारत के अभिनेताओं की, सब हिंदी में बोल रहे थे। ये आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले दक्षिण भारत में फिल्म करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री हिंदी में इंटरव्यू या हिंदी में बातचीत नहीं करता था, या तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में करता या वो अंग्रेजी में करता। ये बदलाव है, इसको आप ऐसे समझिए कि अब वो हिंदी में अपने इंटरव्यू दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने इन चीजों को सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि बाजार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाजार अवसर प्रदान करता है, विज्ञापन उत्पाद अवसर प्रदान करता है, तो ये सारे अवसर हैं, इसलिए स्वीकार्यता बढ़ी है, विस्तार हुआ है, प्रसार हुआ है। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं
वो जैसा कि श्रीधरम जी भी कह रहे थे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जबरदस्ती हम थोप नहीं सकते। और जो दक्षिण भारत की भी भाषाएं बहुत प्राचीन भाषाएं, तो उनकी आइडेंटिटी, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान जुड़ी हुई है उन भाषाओं से, जैसे हमारी जुड़ी हुई है इन भाषाओं से। तो ये भी एक मसला है। तो इसलिए मसला ये केवल राजनीति का भी नहीं है, ये मसला कहीं ना कहीं भावना का है और संवेदना का है, इसलिए संवेदनशील होता है। बिल्कुल। एक गौरव का प्रश्न है कि हिंदी, विदेशों में हिंदी की जितनी फजीहत नहीं होती है उतनी देश में होती है। अगर हम किसी को शुभरात्रि बोल देते हैं तो लोगों को लगता है कि इतना शुद्ध हिंदी मत बोलो। ऐसा है गौरव कि यही तो मानसिकता की बात हो रही है ना, कि शुभरात्रि में शुद्ध हिंदी की बदबू आती है और गुड नाइट में खुशबू आती है। तो ये तो बस वही है कि क्योंकि और हमारा दोष इसमें नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें वही चीजें बताई गई है, इसीलिए कहीं ना कहीं से ऐसी बात लगती है। लेकिन ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप अपने दम पर शुभरात्रि को पॉजिटिव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं ये भूल जाइए। और इस मामले में मैं बार बार कहता हूं कि गांधी से सीखिए। गांधी एक धोती और पहन के निकल गए तो उनके भीतर क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा, इस बात को सोचिए। तो इसीलिए दूसरा क्या कह रहा है इसकी बात छोड़िए, आपको शुभ रात्रि अगर पसंद है तो इसी को दोहराते रहिए, सामने वाला भी आपके साथ वही दोहराएगा। एक प्रश्न है लक्ष्मी सिंह का, सर अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो फिर हम क्यों अंग्रेजी को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं? लक्ष्मी, ऐसा है कि राष्ट्रीय भाषा तो है, लेकिन जब तक पूरा देश मतलब साउथ में, नॉर्थ में हिंदी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक ये संविधान में व्यवस्था दी गई कि साथ में अंग्रेजी भी चलती रहेगी। तो देखिए वो दिन कब आएगा जब सब दिल से स्वीकार कर लेंगे। एक प्रश्न सर आप इसका जवाब दे दीजिए। एक ऐश्वर्य, बीटेक का बच्चा हिंदी में पढ़ तो लेगा, पर जब वह नौकरी के लिए जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बोलने की क्षमता देखी जाती है। हम कैसे हिंदी में रोजगार ला सकते हैं? ऐसा है श्रीधरम जी कि आपने अभी तो अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि जो आइडिया है, आइडिया तो बीटेक की डिग्री ले लेगा ना, बीटेक की उसने डिग्री ले ली। अब अगर इन बच्चों को फिल्म के माध्यम से मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत 3 इडियट इन्होंने देखा हो, सबने देखा होगा सर। बहुत बढ़िया एग्जांपल। 3 इडियट फिल्म में जो आमिर खान है, ठीक है, वो दूसरे के नाम पे डिग्री लेता है, लेकिन उसके पास इनोवेशन है, वो इनोवेटिव है और वो आइडिया है ना। और आइडिया आपके पास अगर है, आप किसी बहुत कम पढ़े लिखे लोग, मैं बता दूं बच्चों, बहुत कम पढ़े लिखे लोग अगर जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है, जो नवाचार में विश्वास करते हैं और नवोन्मेष करते हैं, नव उद्भावनाएं करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बीटेक की डिग्री आप लोगे तो आप पहले ही ये सोच के चल रहे हो जो बीटेक मतलब अंग्रेजी ठीक आनी चाहिए। जब अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, आप अंग्रेजी सीखो। मेरा ये कहना है कि अगर ज्ञान विज्ञान की भाषा, अगर किसी को जापानीज कोई है, जापानीज उसको आती है, तो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले जितने घरेलू उत्पाद के हो तो सब जापान में ही बननी शुरू हुई थी। साउथ कोरिया में बनती हैं, वहां तो कोरियन, तो साउथ कोरिया के लोग तो कोरियन ही बोलते हैं, वो खाली वो अंग्रेजी तो नहीं बोलते, वहां वो साउथ कोरियन भाषा में पढ़ते हैं। चीन के लोग जो उनकी भाषा है उसी में पढ़ते हैं। रशियन तो रूस में लोग रशियन में ही पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास समस्या क्या है, समस्या यह है कि बीटेक अगर हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो आपकी संप्रेषणीयता और आपकी अभिव्यक्ति कौशल का भी विकास उस तरह से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, केवल डिग्री देके थमा दिया जाएगा और आपको वहां से चलता कर दिया जाएगा, नहीं, वो सब चीजें आप में होंगी। हिंदी का कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोले ये कसम तो कहीं है नहीं, अंग्रेजी भी बोले, बिल्कुल, तो बोले।
लेकिन आप हिंदी को लेके हीन ग्रंथि में इसलिए शिकार होते हो क्योंकि आपको लगता है कि हिंदी पढ़ने से आपको बेहतर रोजगार नहीं मिलेगा। मेरा सवाल वहां है, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी पढ़ने से भी बेहतर रोजगार मिल सकता है अगर हिंदी ज्ञान विज्ञान और तकनीक की भाषा बने तो। दो तरह से नौकरी मिलती है, एक मतलब अगर रोजगार की ही बात करूं तो रोजगार एक देश में और एक बाहर। नेचुरली जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा आनी ही चाहिए, लेकिन देश में अब अगर आप हिंदी में भी अपनी बात कह सकते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये भी आप समझो, ये हिंदी की ताकत है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैंने पहले ही कह दिया ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी में अपना टैगलाइन विज्ञापन का नहीं निकालती, क्या जरूरत थी उनको निकालने की, वो अंग्रेजी में ही निकालती ना। लेकिन वो अंग्रेजी में सुनने वाले तो भारत में नहीं रहते ना, वो तो आम आदमी तक पहुंचाना है ना उत्पाद को, ये भी समझना पड़ेगा। ये बहुत पहले रिलायंस कंपनी के जो संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने मोबाइल को लेके कहा था, एक टैगलाइन दिया था जब मोबाइल फोन आया था रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अंग्रेजी में तो नहीं था ना। आज वाकई दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं, बताओ आप लोग, है ना? क्यों है? क्योंकि देखो एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति तो अंग्रेजी में नहीं पढ़ा था, कोई उसने बीटेक भी नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और वो नहीं था, अंग्रेजी का विद्वान नहीं था वो उसके पास नवोन्मेष और नवाचार और ये दिमाग था, है ना? उसके पास नए आइडियाज थे, नए विचार थे। उसने कहा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और दुनिया मुट्ठी में है। तो ये बात है, भाषा आप कौन सी जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, डिग्री आपके पास क्या है ये मायने नहीं रखता है। आपके पास अपने आप को व्यक्त करने और अपने को दूसरे तक पहुंचा देने की ताकत कितनी है, और आप में कितनी नई उद्भावनाएं पैदा करने की ताकत है, ये आपको बेहतर बनाती है। इस बात को आप सीखिए। जी, मैं एक लाइन इसमें सिर्फ जोड़ के अवनीश जी को बाकी आगे के लिए दूंगा कि अच्छी हिंदी जानने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी ना जाने, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। अगर दुनिया के ज्ञान से लेकर और लिटरेचर जो भी जानना है तो वहाँ एक अंग्रेजी माध्यम है, इसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है बच्चे कि हम लोग आजकल तो हिंदी भी कहाँ पढ़ना चाहते हैं। भारत में 22 नेशनल लैंग्वेज हैं, हम जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। हम हिंदी के अलावा अरे बाकी क्या है, हमारी मौसेरी बहनें हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, बांग्ला है, क्या हम उसके बारे में उसके 4 राइटर का नाम जानते हैं, कंटेम्प्रेरी राइटर का नाम जानते हैं? तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारेबाजी नहीं होती है। अगर आप उस 22 भाषा के लेखकों को जानते हैं, जो 22 भाषा में भक्ति आंदोलन हुआ है, 22 भाषाओं में रामायण की रचना हुई है, क्या उसके बारे में जानते हैं? तो थोड़ा इसको भी विस्तार करना चाहिए। अवनीश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वक्तव्य हालांकि समय से कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया क्योंकि इतना एक बहुत देर से पता नहीं किसी ने हैंड रेज कर रखा है, क्या उसको क्वेश्चन है कुछ उसका? हैंड रेज सर घनश्याम ठाकुर कोई है? हाँ घनश्याम है, घनश्याम आपने प्रश्न यहाँ डाला है क्या? जी सर। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न, जल्दी पूछ लीजिए। जी सर। पूछिए। सर, वर्तमान युग में जिस प्रकार से इंग्लिश भाषा का प्रचलन हमारे बीच में है, तो हम अपने मातृभाषा को कैसे इस दौर में अपने साथ रख सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश भाषा को जितना महत्व दिया जाता है उतना हिंदी भाषा को नहीं दिया जाता। तो फिर समाज के काम काज की भाषा को छोड़कर हम हिंदी भाषा को क्यों पढ़े? घनश्याम, इसका एक ही जवाब हो सकता है कि आप खूब अच्छी तरह से हिंदी पढ़िए और खूब अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़िए, फिर दोनों का कंपैरिजन मतलब तुलना कीजिए कि तुम्हारी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। इसके लिए जरूरी है जानना, समझना, ठीक है ना? तो अच्छी तरह से हिंदी पढ़िए और अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़िए, ना आपके भीतर ये भावना रहेगी और ना सामने वाले जो देखेंगे आपके भीतर, उसके भीतर वो हीन भावना रहेगी। जी मिथिलेश जल्दी बोलिए। मिथिलेश समय का अभाव है। मिथिलेश का माइक नहीं होगा ना।
मिथिलेश जी अनम्यूट कीजिए। अब वाइंड अप मिथिलेश कर लो। अनम्यूट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट अंतिम प्रश्न, अनम्यूट कीजिए मिथिलेश। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी सर ने बताया कि हिंदी का जो है क्या क्या सर महत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं सर हमारे शिक्षण संस्थानों में सर शिक्षा की सर कहीं कहीं पूरे बोल बाला के साथ सर स्टूडेंट सबको सपोर्ट करते हैं कि इंग्लिश के बिना कुछ होने वाला है नहीं है। इफ यू डोंट नो इंग्लिश वी कांट सक्सेस इजिली सर। तो कहीं ना कहीं सर वो मेंटलिटी बच्चों के बीच जो सर नेगेटिव बनता है। तो सर कहने वाले क्या कहते हैं सर ये तो महत्वपूर्ण नहीं है सर, लेकिन वही सर हम अपने बारे में कितना डिसीजन लेते हैं, डिसीजन पर कितना कायम रहते हैं सर, तो ये महत्वपूर्ण है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मिथिलेश आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बीटेक का कोर्स तो लोग अंग्रेजी माध्यम से ही कर रहे हैं। और नहीं सर हिंदी में भी हो गया है सर, अब नहीं अब हुआ है ना, BHU में। अब हुआ है ना, पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 4-5 साल में सैकड़ों बीटेक के कॉलेज बंद हो गए क्योंकि स्टूडेंट नहीं है और उनका प्लेसमेंट नहीं है। IIT NIT की बात छोड़िए, जो बड़ी संस्थाएं हैं। तो इसीलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अंग्रेजी आपको आती है तो आप सक्सेस ही हो जाएंगे, आप IITian हो जाएंगे, आप IAS हो जाएंगे। ये भी उतना सच नहीं है। बाकी सर अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो। देखिए ऐसा है, जब भी क्या दिक्कत क्या है, जब भी हम लोग हिंदी दिवस पर या विश्व हिंदी दिवस पर या हिंदी को लेकर के राष्ट्र कोई बात शुरू करते हैं, ये हिंदी बनाम अंग्रेजी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है, किसी भाषा का दूसरी भाषा से कोई विरोध नहीं है। पहले एक बात समझिए, पहली बात, आप हिंदी आपकी अच्छी है और अंग्रेजी कोई आपको ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी ना सीखो। आप 5 भाषा, आप फ्रेंच भी सीख लो, जर्मन भी सीखो, जापानीज भी सीखो, चाइनीज भी सीखो, सीख सकते हो, जितनी भाषाएं सीख सकते हैं सीखो। एक बात। दूसरी बात ये है, हमने क्या कहा, अभी श्रीधरन भी कह तो रहे थे कि कोई भाषा आपके करियर में रुकावट नहीं हो सकती। केवल भाषिक ज्ञान और जो आप अभी कह रहे थे कि बीटेक की पढ़ाई तो अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद शुरू हुई है ना हिंदी में। और कितने बीटेक के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो गए, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही थी, सब अंग्रेजी में ही तो पढ़ रहे थे। कहाँ सबको नौकरी मिल गई? ऐसा नहीं है। आप में, मैं पहले भी बोल चुका हूं और अब भी फिर वही बात बोल रहा हूं, और इतना उदाहरण दे दे के तरह तरह के समझाए मैंने कि आप में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है। अंग्रेजी हिंदी का कोई विरोध है ही नहीं। हिंदी अपने दम पे बढ़ती और चलती है और अंग्रेजी का अपना, उसकी अपनी शक्ति है। हमारे लिए मैंने शुरू में ही कह दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपको जाना है तो अंग्रेजी तो अपरिहार्य है। दूसरे देश में आपको जाके अमेरिका में या इंग्लैंड में नौकरी करनी है तो आप कहेंगे खाली हिंदी से काम चलेगा, तो नहीं चलेगा, वहां तो अंग्रेजी आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी अपनी वैश्विक ताकत बना रहे हैं। वो वैश्विक ताकत बनने में जो कमी है, उन कमियों को दूर करना है। और सबसे पहली कमी है हीन ग्रंथि दूर करना है। और दूसरी कमी है कि हिंदी के विद्यार्थी तो हिंदी की पुस्तकें ठीक से पढ़ते नहीं, बाकी को तो छोड़ो, कम से कम प्रसिद्ध हिंदी के चुनिंदा रचनाकारों को कितने लोगों ने पढ़ा है जो इस प्रोग्राम में है? वो तो पढ़ो, भाषा से जुड़ोगे तब उसकी आत्मा से जुड़ो ना। केवल रोजगार सब कुछ नहीं है, रोजगार भी है। रोजगार के लिए जो आपको जरूरत है वो करो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं और मैं शुरू से मानता हूं और अब भी मेरा ये अटल, इस पे मैं एकदम बिल्कुल दृढ़ हूं कि कोई भाषा किसी भी नौकरी को पाने में आड़े नहीं आ सकती। आपकी प्रतिभा में और आपकी क्षमता में दम होना चाहिए। बिल्कुल ये मेरा अपना आत्मविश्वास है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने जब प्रथम वर्ष का मैं विद्यार्थी था और संगोष्ठी का विषय था हिंदी के छात्रों का भविष्य, मैंने विषय पर सवाल खड़े किए थे उस समय
यानी मेरा उस समय से विरोध था, ये सन 1985 की बात कर रहा हूं, तो आज भी मैं उस पर कायम हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं, आप सिविल सर्विस कर सकते हैं, अगर अब पढ़ाई हिंदी माध्यम में तकनीक की भी होगी। मैं कहता हूं एक सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, आनंद कुमार का, पटना में चलता है, ठीक है। 30 बच्चों को अपीयर कराते हैं, 30 के 30 सफल होते हैं। वो क्या अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे होते हैं? सब खांटी हिंदी और बिल्कुल सामान्य परिवार के बच्चे होते हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, वो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, फिर भी वो अंग्रेजी भी सफल वही होते हैं। सिखाते हैं, वो वो अंग्रेजी IIT भी वही सिखाते हैं। वही सिखाते हैं अंग्रेजी, और IIT क्वालिफाई करते हैं। तो आप ये मत सोचो, भाषा को तो आप किसी दूसरी भाषा को सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हर्ज क्या है, आपको बिल्कुल सीखना चाहिए, और अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है आज की तारीख में। और हमारे देश की विडंबना यह है कि 200 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने हुकूमत किया, तो हमारी शासन पद्धति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी सोच में बहुत हद तक वो सब चीजें कायम है। उससे निकलने में आजादी का भी 75 साल ही बीते हैं, अभी और टाइम लगेगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का वक्तव्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रासंगिक रहा। इतने कम समय में हमें इतनी सारी जानकारियां मिली, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सभी बातों का निचोड़ जो आया वो मैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की बात को कहना चाहूंगा। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकुसूल। तो इसी के साथ मैं राघव को आमंत्रित करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। राघव। राघव। जी सर, शुक्रिया सर। माननीय महोदयगण और सभी उपस्थित स्वयंसेवक, ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय सेवा योजना आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय इकाई की ओर से मुझे आज ये धन्यवाद प्रस्ताव देने का स्वर्णिम अवसर मिला। इस अवसर पर न केवल हमारे लिए अपना अमूल्य समय देने, बल्कि इस प्रासंगिक विषय पर अपने प्रशंसनीय शब्दों के साथ हमें प्रबुद्ध करने के लिए हमारे सम्मानित वक्ता और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर एवं हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधरम सर के लिए मेरा दिल बहुत कृतज्ञता और सम्मान से भर जाता है। हम सभी स्वयंसेवक सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माननीय रविंद्र पंत सर, विनीता तुल्ली मैम सहित सभी महोदय गण को धन्यवाद देते हैं। हिंदी भाषा के गौरवान्वित महत्व और आज उसे जीवित रखने की जरूरत के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। वास्तव में आपने इस आयोजन को सभी के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना ARSD महाविद्यालय इकाई के साथ सहयोग करने और इस आयोजन को संभव बनाने के लिए हम प्रधानाचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर एवं प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधरम जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। आप दोनों ने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से अतुलनीय समय हमारे लिए आवंटित किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय सेवा योजना ARSD महाविद्यालय इकाई के प्रोग्राम ऑफिसर आदरणीय डॉक्टर अवनीश प्रताप सिंह जी को भी उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं अन्य सभी अध्यापक गण का भी इस सत्र का भाग बनने के लिए अत्यंत शुक्रगुजार हूं। और अंत में मैं उन अद्भुत दर्शकों के प्रति अपनी अपार कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जो पूरे सत्र में सक्रिय और संवादात्मक बने रहे। आपकी भागीदारी सराहनीय है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।